हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए जो वो एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है। इसमें जो आपका हिंदी ग्रामर जो वो रहेगा, ठीक है। बाकी अभी थोड़ा शेड्यूल बिजी चला है। बाकी आगे धीरे धीरे आपका मैथ का भी और इंग्लिश का और HPGK का सेक्शन, ये सारे आपके इंग्लिश ग्रामर, ये सारे आपके मॉक टेस्ट जो वो एक साथ हम लेके आएंगे। बाकी आपको पता है कि कंटिन्यू जो आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं, तो टर्न बाई टर्न तो अभी फ़िलहाल सारे चले हुए, लेकिन आगे जल्दी ही हम जो आपका HPGK है, मैथ है, ठीक है, इंग्लिश है और हिंदी ग्रामर, कोशिश किए करेंगे कि इनमें से 3 टॉपिक जो वो एक साथ कवर किए जाएंगे। तो बाकी आपको पता है कि डेली वीडियो आपके लिए मॉक टेस्ट जब अपलोड होते हैं तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग नयनी में कौन सा समास है। अच्छा, मृग नयनी, तो नयन कैसे, मृग के समान, मृग नयन, नयन कैसे मृग के समान। तो इसमें आपको पता है कि नयन की तुलना हो रही है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे तुलना हो रही है कि नयन कैसे है, मृग के समान है। तो आपको पता है कि जहाँ भी तुलना करी जाए, ठीक है, यहाँ पे पहले विशेष तुलना ने भी विशेषता आ जाए, ठीक है, विशेषता आ जाए, विशेषण है ना, मृग, मृग की विशेषता, नयन की विशेषता कैसी है कि वो मृग के समान है। तो पहले सबसे पहले जो विशेषता आ जाए, पहला पद जो विशेषता हो, ठीक है, या विशेषण हो, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पे आपका होता है कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास। जहाँ पे पहले विशेषता हो वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिसमें पहला शब्द जो वो उपसर्ग आ जाए, ठीक है, जिसमें पहले उपसर्ग आ जाए, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जहाँ पर जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो कुछ और निकले, उस शब्द को छोड़ के, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तत्पुरुष समास में आपकी कारक विभक्तियाँ आती हैं, ठीक है। और कर्मधारय समास में जैसे यहाँ पे दिया गया कि मृग नयनी, पहला आपका विशेषण आ गया, तो मृग के समान नयन में समास कौन सा है, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और ए कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो ए और ए ये कौन सी ध्वनि है, ठीक है। एक आ गया ए और एक आ गया ए, एक आ गया ओ और एक आ गया आओ, ठीक है, और व, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ए और ए कौन सी ध्वनि है, ये है आपकी कंठ तालव्य। कौन सी, कंठ तालव्य। ए और औ कौन सी ध्वनि है, ये है आपकी कंठोष्ठ्य। कौन सी, कंठोष्ठ्य ध्वनि है, ठीक है। अब बच गया आपका कि व कौन सी ध्वनि है, व आपकी दंथोष्ठ्य ध्वनि। कौन सी, दंथोष्ठ्य ध्वनि। अब यहाँ पे पूछा गया कि ए और ए कौन सी ध्वनि है, ए और ए कौन सी ध्वनि है, ये है आपकी कंठ तालव्य ध्वनि है। कौन सी, कंठ तालव्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर संधि के स्वर संधि कितने कितने प्रकार के भेद है, स्वर संधि के कितने भेद हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी, पहले होती है स्वर संधि, ठीक है, फिर होती है आपकी व्यंजन संधि, पहले आ गई आपकी स्वर संधि, फिर आ गई आपकी व्यंजन संधि, और थर्ड आ गई आपकी विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और फिर आ गई आपकी विसर्ग संधि। तो अब इसमें पूछा गया कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। इन्होंने पूछा है कि स्वर संधि के प्रकार, किसके, स्वर संधि के प्रकार। तो सबसे पहले क्या आ जाती है आपकी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। सेकंड आ जाती है आपकी गुण संधि, गुण स्वर संधि। थर्ड आ जाती है आपकी वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि आपकी थर्ड आ गई। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। फिर फोर्थ आ गई आपकी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि आ गई फोर्थ आपकी। और फिफ्थ आ गई आपकी आयादी स्वर संधि। तो क्वेश्चन पूछा गया कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के भेद कितने हो गए, स्वर संधि के भेद हो गए आपके 5 भेद।
तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि के कितने भेद है? ये 5 भेद हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्कर पाणी में कौन सा समास है? तो चक्कर पाणी जिसके हाथ में चक्कर है, ठीक है, तो वो कौन है? तो उसके लिए आपको पता है कि भगवान विष्णु के हाथ में हमेशा चक्कर रहता है। तो इसमें जो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास नहीं, पर बहुब्रीहि समास। इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि चक्कर पाणी जो वो इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं बल्कि किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। जिस शब्द का अपना कोई अर्थ ना हो, किसी और की तरफ इशारा करे, तो वहाँ पर शब्द जो आपका समास होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश की किताब टेबल पर है। राजेश की किताब टेबल पर है, ठीक है। यहाँ पे आपने बताना है कि की पे जो मतलब इस पे की जो है इसमें कौन सा कारक है, ठीक है। अगर आपको दोनों यहाँ पे 2 कारक आपके बनते, एक राजेश की किताब जो टेबल पर है, एक पर एक की, दोनों के अलग अलग आंसर हो गया। अगर अंडरलाइन पे अपना ध्यान रखना है कि अंडरलाइन कहाँ पे करा आप पे, अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो अंडरलाइन पे ध्यान रखना है। पहले अगर बात करते कि राजेश की किताब, अगर आपका एग्जाम में ये पूछा जाए कि राजेश की किताब और की के नीचे अंडरलाइन हो कि उसमें तो कौन सा कारक है, तब आ जाएगा आपका संबंध कारक, ठीक है। की पे अंडरलाइन हो तब आएगा आपका संबंध कारक, जब की पे अंडरलाइन हो। लेकिन जब पर अंडरलाइन हो, जब पर अंडरलाइन हो तब आएगा आपका अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। तो आपने देख लेना कि अंडरलाइन किस पे, अगर राजेश की किताब टेबल पर है, अगर की के ऊपर अंडरलाइन है, की के नीचे अंडरलाइन है, तो आ जाएगा आपका संबंध कारक, क्योंकि ये संबंध बता रहा है कि किताब किसकी है? राजेश की। तो ये संबंध बता रहा है तब संबंध कारक। लेकिन पर के नीचे अंडरलाइन हो तो वो अधिकरण कारक, क्योंकि मैं पर किस में आते हैं? आपके अधिकरण कारक में आते हैं। तो ये डिफरेंस आपने ध्यान रखना थोड़ा सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि श कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन। आगे ऊष्म व्यंजन श, स, फिर षटकोण वाला स और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग की श्रेणी में आते हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, ज्ञ, त्रय, ठीक है। और क्ष बनता कैसे है? क जमा श, इसे क्ष बनता है। ज्ञ कैसे बनता है? ये बनता है आपका ज हलांत आएगा। और अण्य और त्रय कैसे बनता है? त हलांत जमा र, ऐसे आपका त्रय बन जाएगा। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है। और एक होता है आपका मिश्र वर्ण श्र, ठीक है। मिश्र वर्ण आपका होता है श्र, ये बनता है श हलांत जमा र। तो श कौन सा व्यंजन है? यहाँ पे श जो आपका ऊष्म व्यंजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल कमरे में है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो सिंपल सा है, अनिल कमरे में है तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान का के लिए अपादान से अधिकरण में पर। तो यहाँ पे आपको पता है कि अनिल कमरे में है, मैं विभक्ति आ रही है तो अधिकरण कारक हो जाएगा। मैं अनिल कमरे में है तो अधिकरण कारक यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरीश में कौन सी संधि है? सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कर लो, गिरी जमा ईश, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ी ई मिला रहे हैं। और जहाँ पर दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप दीर्घ कर लेते हैं तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। वहाँ पे कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। तो गिरीश में जो संधि है वो दीर्घ संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शताब्दी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो शताब्दी 100 वर्षों का समूह, ठीक है। 100 वर्षों का समूह को क्या बोलते हैं? शताब्दी। 100 वर्षों का समूह। तो एक तो समूह बना रहा है, दूसरा पहला पद जो वो संख्यावाचक आ रहा है, ठीक है। तो ये किस में होता है आपका? ये होता है आपका द्विगु समास में। किसमें? द्विगु समास में, ठीक है। तो अब शताब्दी में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।